यूनाइटेड नेशंस में ऐसे कौन से मुद्दे के ऊपर वोटिंग हुई है जिसकी वजह से भारत को मुस्लिम देशों के सपोर्ट में और अपने मित्र देश इजराइल के खिलाफ जाकर वोट करना पड़ा है? ऐसी क्या मजबूरी थी? दुनिया की टॉप 100 डिफेंस कंपनीज में भारत की क्या स्टैंडिंग है और डीआरडीओ ने अब कौन सी अचीवमेंट अपने नाम कर ली है और भारत को एक बार फिर से अपने ऊपर गर्व करने का मौका दिया है? इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रुपीस को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में इंडियन रुपीस की वैल्यू एक यूएस डॉलर के मुकाबले 90 के लेवल को भी क्रॉस कर चुकी है और ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब इंडियन रुपीस ने 90 के मार्क को भी क्रॉस कर दिया है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय एक यूएस डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपीस की वैल्यू 90 रुपए 13 पैसे थी। अब देखना ये होगा कि लगातार डीवैल्यूएट होते इंडियन रुपीस के रेस्क्यू के लिए देश का सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई स्टेप उठाता है या फिर नहीं, क्योंकि 90 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो भारत ने इतिहास में पहली बार क्रॉस किया है। हम आरबीआई के ऊपर भी नजर रखेंगे और ये नोट करेंगे कि लगातार डीवैल्यूएट होते इंडियन रुपीस को लेकर इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है। इंडियन रुपीस के इतिहास की बात करें तो साल 2005 में इंडियन रुपीस एक यूएस डॉलर के मुकाबले 45 रुपीस के बराबर था और आज 20 साल के बाद 90 का लेवल भी क्रॉस हो गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि डीआरडीओ ने फाइटर जेट्स एस्केप सिस्टम का एक हाई स्पीड रॉकेट स्लैट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया है। इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट थे, एक तो सेफ कैनोपी सेपरेशन और दूसरा सेफ पायलट रिकवरी विद पैराशूट सिस्टम, और दोनों टारगेट्स ही डीआरडीओ ने अचीव कर लिए हैं। फाइटर जेट्स के अंदर जो इजेक्शन सीट होती है जो किसी भी एक्सीडेंट के समय इंपैक्ट से पहले पायलट को सेफली ग्राउंड के ऊपर लैंड करवाती है, अब उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत के पास आ गई है और अब भारत अपने फ्यूचर फाइटर जेट्स में मेड इन इंडिया इजेक्शन सीट को फिट कर सकता है। इस इजेक्शन सिस्टम के अभी और भी टेस्ट किए जाएंगे और ये वाला टेस्ट 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर कंडक्ट किया गया था और पॉसिबिलिटी है कि अगले फेज की सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद फ्यूचर में जो भारत के तेजस मार्क 2 फाइटर जेट और एमका फाइटर जेट्स होंगे उनके अंदर मेड इन इंडिया इंजेक्शन सीट ही फिट की जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है दुनिया की टॉप 100 डिफेंस कंपनीज को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने साल 2025 में दुनिया की टॉप 100 डिफेंस कंपनीज कौन सी हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। दुनिया की इन सब कंपनीज को इनकी सेल्स और रेवेन्यू के अकॉर्डिंग रैंकिंग्स दी गई हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टॉप 100 डिफेंस कंपनीज में केवल 4 ही भारत की कंपनीज हैं। भारत आत्मनिर्भर कैंपेन के चलते मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद टॉप 100 में भारत की केवल 4 ही कंपनीज एंटर हो पाई हैं। सबसे पहली इंडियन कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो इंडियन एयरफोर्स के लिए तेजस फाइटर जेट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का रैंक है 16th और पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने $10.2 बिलियन का रेवेन्यू कलेक्ट किया है। भारत की दूसरी डिफेंस कंपनीज जो टॉप 100 में शामिल हुई है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ये कंपनी इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का रैंक ग्लोबल लेवल के ऊपर डिफेंस कंपनीज में 23rd यानी कि 23वां है। कंपनी ने लास्ट ईयर $7.3 बिलियन का रेवेन्यू कलेक्ट किया था। भारत की तीसरी डिफेंस कंपनी जिसने टॉप 100 में एंट्री मारी है वो है लार्सन एंड टूब्रो और कंपनी का रैंक है 80th। उसके बाद मैसगॉन डॉक शिप बिल्डर्स नाम की इंडियन डिफेंस कंपनी है जिसका रैंक टॉप 100 में 91 है। वर्ल्ड की टॉप 10 डिफेंस कंपनीज की बात करें तो टॉप 10 में से 6 कंपनीज अमेरिका की हैं। टॉप 5 सभी की सभी कंपनीज अमेरिकन है और टॉप 10 के अंदर चाइना की 2, ब्रिटेन की 1 और उसके बाद इटली की भी 1 कंपनी शामिल है। अमेरिका की टोटल 6 कंपनीज टॉप 10 में आती हैं। इसके साथ ही सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की जो टॉप 100 डिफेंस कंपनीज हैं इनमें से अप्रोक्सीमेटली 70% कंपनीज अकेले अमेरिका की हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन टॉप 100 डिफेंस कंपनीज ने $579 बिलियन के वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स की सेल की है, यानी कि दुनिया के तमाम देशों ने $579 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन्स परचेज किए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, जहां पर इस बार भारत ने अपने मित्र देश इजराइल के खिलाफ वोट करके सभी को चौंका दिया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत इजराइल के खिलाफ बिल्कुल वोट नहीं कर रहा था और लगातार एब्सटेंशन में था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अब वोटिंग किस मसले के ऊपर हुई है पहले वो समझना जरूरी है। साल 1967 में जब अरब कंट्रीज ने इजराइल के ऊपर एक साथ हमला कर दिया था, उस समय 6 डे वॉर के दौरान इजराइल ने अरब कंट्रीज को हराकर सीरिया के गोलन हाइट्स के ऊपर कब्जा कर लिया था। गोलन हाइट्स का एरिया एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक हाई ग्राउंड है जहां से इजराइल के अंदर अलग अलग सिटीज और मिलिट्री बेसिस को इजीली टारगेट किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एनिमी का हाइट्स के ऊपर आ जाना इजराइल के लिए खतरा है। सीरिया पहले इसी इलाके से इजराइल के ऊपर आर्टिलरी शेलिंग किया करता था
इसलिए इस रीजन को कंट्रोल करना इसराइल के सर्वाइवल और इसराइल की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी बन गया था। इसके अलावा गोलन हाइट्स के ऊपर कब्जा रखने से इसराइल को सीरिया की मिलिट्री मूवमेंट्स, मिसाइल डिप्लॉयमेंट्स और ट्रूप बिल्डअप्स को ऊपर से मॉनिटर करने का एडवांटेज मिलता था। साथ में यहीं से फ्रेश वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर लैंड भी इसराइल के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसराइल ने गोलन हाइट्स के एरिया को अपने लिए सिक्योरिटी बफर जोन बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि अगर ये रीजन सीरिया को वापस दे दिया गया तो इसराइल की डिफेंसिबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों कमजोर हो सकती है। गोलन हाइट्स के ऊपर कब्जा बेशक इसराइल का है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गोलन हाइट्स आज भी सीरिया का ही एरिया माना जाता है। 1967 वॉर में गोलन हाइट्स को अपने कब्जे में ले लेने के बाद साल 1981 में इसराइल ने यहाँ पर इजरायली लॉ को इम्पोज करके इस गोलन हाइट्स के रीजन को ऑफिशियली अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों ने इस डिसीजन को आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इवन अमेरिका ने भी साल 2019 में जाकर गोलन हाइट्स को इसराइल की टेरिटरी के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन बाकी सभी मेजर कंट्रीज, जिसमें यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज शामिल हैं, रशिया, भारत, चाइना, ये सब आज भी गोलन हाइट्स को सीरिया का हिस्सा मानते हैं, यानी कि सीरियन टेरिटरी मानते हैं। अब आज की बात करें तो मसला ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर कुछ मुस्लिम कंट्रीज ने आपस में मिलकर एक रेजोल्यूशन लाया था, जिसमें इसराइल को कहा गया कि इसराइल गोलन हाइट्स के ऊपर अपना ऑक्यूपेशन को खत्म कर दे और ये एनेक्सेशन इलीगल है और इसराइल गोलन हाइट्स को वापस से सीरिया की सरकार को सौंप दे और विड्रॉल करके 1967 वॉर से पहले वाली लाइंस के ऊपर पीछे चले जाए। अब इसी रेजोल्यूशन के ऊपर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग हुई और रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इन वोट्स का स्क्रीनशॉट है और आप पॉज करके देख सकते हैं कि किस देश ने इसराइल के सपोर्ट में वोट किया और किसने खिलाफ जाकर वोट किया। इस वोटिंग में दुनिया के 123 देशों ने इसराइल के खिलाफ वोट किया, यानी कि गोलन हाइट्स के ऊपर इसराइल के कब्जे को इलीगल बताते हुए 123 कंट्रीज ने इसराइल को गोलन हाइट्स सीरिया को वापस देने के लिए बोला। अब इन 123 देशों के अंदर भारत भी शामिल था। हमने भी इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। भारत, जर्मनी और फ्रांस, ये तीनों देश सरप्राइज के तौर पर इसराइल के सामने आए। इसराइल और अमेरिका समेत 7 देश थे जिन्होंने इसराइल का सपोर्ट किया और इसराइल के पक्ष में वोटिंग की, जबकि 41 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया और इसमें इसराइल के मेजर फ्रेंडली देश शामिल थे। ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया समेत 41 कंट्रीज थी जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही ना लेकर इनडायरेक्टली इसराइल को सपोर्ट किया। इससे पहले भारत भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर कई सारे रेजोल्यूशंस के ऊपर एब्सटेंशंस की लिस्ट में शामिल होकर वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेता था, लेकिन इस बार भारत ने सीरिया के सपोर्ट और इसराइल के खिलाफ वोट किया है। हालांकि कोई देश कुछ भी बोले, चाहे दुनिया के सभी देश क्यों ना इकट्ठा हो जाएं, इसराइल गोलन हाइट्स को कभी नहीं छोड़ेगा, वरना ये इसराइल के अस्तित्व के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वैसे आप भारत की वोटिंग से खुश हैं या फिर आपके अकॉर्डिंग भारत को भी वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन नेवी के राफेल फाइटर जेट्स को लेकर। इस साल के स्टार्टिंग में अप्रैल महीने में भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल फाइटर जेट्स की डील साइन की थी, जो कि इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत के ऊपर डिप्लॉय होने हैं। इन्हीं को लेकर इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी सर ने जानकारी दी है कि इंडियन नेवी को राफेल एम की डिलीवरीज साल 2029 में स्टार्ट की जाएंगी। साल 2029 में फ्रांस भारत को 4 राफेल फाइटर जेट्स डिलीवर करेगा। राफेल फाइटर जेट्स की ऑर्डर बुक इस समय वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। कंपनी को अराउंड 533 राफेल फाइटर जेट्स के ऑर्डर पहले से आ चुके हैं, जिसमें से 300 की डिलीवरी कर दी गई है और अराउंड 233 अभी भी डिलीवर करने हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश आर्मी के फॉर्मर जनरल अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने नेशनल प्रेस क्लब ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफिंग दी है और ये अनाउंस किया है कि बांग्लादेश में शांति के लिए भारत को टुकड़ों में तोड़ना ही पड़ेगा। जब तक भारत के टुकड़े नहीं होते हैं तब तक बांग्लादेश में शांति कभी नहीं आएगी और बांग्लादेश के अंदर जो भी अनरेस्ट है उसका जिम्मेदार भारत ही है। जनरल अब्दुल्लाहिल अमान आजमी की तरह बांग्लादेश आर्मी में अब एंटी इंडिया और भारत विरोधी जनरल्स काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। ये जो जनरल अब्दुल्लाहिल अमान आजमी है, इसका बाप जमात इस्लामी बांग्लादेश का हेड भी रह चुका है। रिसेंट टाइम्स में बांग्लादेश आर्मी ने भी भारत के साथ एंगेजमेंट्स बंद कर दिए हैं और बायलैटरल आर्मी इवेंट्स में बांग्लादेश की सेना शामिल ही नहीं हो रही है। फिलहाल तो बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस सत्ता के ऊपर बैठा है। अब देखना ये होगा कि इलेक्शंस के बाद जब नई सरकार आती है उस समय बांग्लादेश आर्मी का भारत को लेकर क्या स्टांस रहता है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के।
अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।